जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरु मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो टॉपिक होगा ये मगध के उत्कर्ष के आगे हम लोग पढ़ रहे थे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा शिशुनाग वंश पढ़ा है। पहले हम लोग क्या पढ़े, हर्यक वंश, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा शिशुनाग वंश, और शिशुनाग के बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंद वंश। अब नंद वंश के बाद मौर्य वंश आता है, लेकिन नंद वंश के दौरान ही कुछ आपके विदेशी आक्रमण होते हैं। उनमें से जो पहला आपका विदेशी आक्रमण होता है वो आपका ईरानी होता है, और दूसरा आपका विदेशी आक्रमण क्या होता है, यूनानी होता है। तो सबसे पहले हम लोग नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो नंद वंश का जो समय है आपका 344 बीसी से 323 बीसी तक। तो 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक ये आपका नंद वंश रहा है। और इसके जो संस्थापक होते हैं महापद्म नंद होते हैं। क्या होते हैं, महापद्म नंद होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखना है यहाँ पे कि इसे क्या कहा जाता है, इसे सर्व छत्रांतक कहा जाता है, और इसका अर्थ होता है कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्षत्रियों का नाश करने वाला किसे कहा गया है। नंद वंश का संस्थापक होता है महापद्म नंद, और इसे पुराणों में इसे क्या कहा गया है, इसे परशुराम का अवतार माना गया। किसे, इसे क्या कहते हैं, महापद्म नंद को। तो आपको ये याद रखना है कि परशुराम का अवतार किसे माना गया है, महापद्म नंद को माना गया है, और ये नंद वंश का संस्थापक होता है। और इसने एकराट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की। इसने एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण की है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए जिनसेन, तो जिनसेन की मूर्ति है, ये आपकी जिनसेन की मूर्ति है। और ये जो है इसका संबंध जैन धर्म से, किससे है, आपका जैन धर्म से। तो महापद्म नंद ने उड़ीसा में आक्रमण करके वहाँ जिनसेन की मूर्ति को मगध ले गया था। तो इसका भी उल्लेख किया गया है, मिलता है। तो इसका संबंध किससे है, जैन धर्म से। किससे है, जैन धर्म से है। आगे हम देखेंगे कि जो घनानंद है, तो घनानंद को क्या कहा गया, अग्निमीच कहा गया। क्या कहा गया है, अग्निमीच कहा गया है। और ये नंदवंश का अंतिम शासक होता है। तो वैसे तो आपके जो इतिहास में जो नंदवंश में दिखाया गया है, बताते हैं कि इसके जो है 10 पुत्र होते हैं, लेकिन कहीं पर भी किसी का उल्लेख नहीं मिलता है। केवल आपका उल्लेख महापद्मनंद का मिलेगा और घनानंद का मिलेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि संस्थापक है आपके महापद्मनंद, और घनानंद जो है, जिसको आप लोग जानते हैं कि जो एक क्रूर शासक रहा है, मगध की गद्दी पे बैठा था, और इसे ही बाद में किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था चाणक्य कौटिल्य की सहायता से। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक होता है अग्निमेज होता है, और इसे अग्निमेज किसको कहा गया है, घनानंद को कहा गया है, और यही जो है अंतिम शासक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा आपसे कि अग्निमेज किस शासक को कहा गया है, घनानंद को कहा गया है, और जो है क्या कहते हैं, ये नंदवंश का अंतिम शासक है। और यहाँ पे चाणक्य कौटिल्य जो है, चाणक्य कौटिल्य ये पुरोहित होते हैं। क्या होते हैं, पुरोहित आपके होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पुरोहित ये होते हैं किसके दरबार में, ये घनानंद के दरबार में। तो एक बार जो है घनानंद जो है चाणक्य कौटिल्य को अपमानित कर देते हैं और अपनी सभा से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। तो उसी दौरान जो है चाणक्य कौटिल्य जो है ये कसम खा के जाते हैं कि हे घनानंद, एक दिन मैं इस मगध की गद्दी पे आपको हटाकर किसी एक सुयोग्य व्यक्ति को राजा बनाऊंगा। तो घनानंद की सभा को छोड़कर चाणक्य कौटिल्य कहाँ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं, और इनकी जो मुलाकात होती है एक बालक से होती है, और वो बालक होता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा देकर तैयार करते हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, घनानंद के ऊपर क्या अटैक कर देते हैं, जिसमें घनानंद की हार होती है और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। और इस युद्ध के बाद नंदवंश का अंत हो जाता है, और क्या आ जाता है, आपका मौर्य वंश आ जाता है। और थोड़ी कहानी चाणक्य कौटिल्य से याद रखिएगा। चाणक्य कौटिल्य के बचपन का नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है, विष्णुगुप्त नाम है, ये आपको याद रखना है। इनकी किताब एक है अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि चाणक्य कौटिल्य के बचपन का नाम क्या है, विष्णुगुप्त है, और इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बचपन का नाम विष्णुगुप्त है, और इनकी जो पुस्तक है ये अर्थशास्त्र है, और इसका संबंध किससे है, राजनीति से है। किससे है, राजनीति से है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि इसे प्रिंस ऑफ मैकियावेली कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंस ऑफ मैकियावेली। क्या कहते हैं, प्रिंस ऑफ मैकियावेली, मैकियावेली।
तो ये तीनों पॉइंट आपको चाणक्य कौटिल्य से याद रखिएगा। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, यशोमती। यशोमती तो ये जो है आपका बृहत कोश के अनुसार, बृहत कोश के अनुसार। तो चाणक्य कौटिल्य से ही आपको 4 बिंदु याद रखना है और 4 में से 3 सबसे महत्वपूर्ण है। पहला क्या है आपका कि चाणक्य कौटिल्य के बचपन का नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, राजनीति से है। और चाणक्य कौटिल्य को प्रिंस ऑफ मैकियावेली कहते हैं। और एक बृहत कोश के अनुसार, बृहत कोश के अनुसार जो है इनकी पत्नी का नाम क्या बताया गया है, यशोमती। तो बृहत कोश के अनुसार जो है चाणक्य कौटिल्य की पत्नी का नाम क्या था, यशोमती रहा है। ये भी आपको याद रखना है। और चाणक्य कौटिल्य जो है प्रारंभ में ये घनानंद के दरबार में पुरोहित रहे हैं, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठता है तो उनके यहाँ जो है ये प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं। ये बिंदु जो है चाणक्य कौटिल्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नंद वंश जो है ये समाप्त हो जाता है। इससे केवल आपको 2 ही पॉइंट आपको महत्वपूर्ण है, इसका संस्थापक कौन है, महापद्म नंद है। और अंतिम शासक कौन है, घनानंद है। और इसे ही अग्रमेज कहा गया है और यही नंद वंश का अंतिम शासक होता है। और 323 ईसा पूर्व में इसे चंद्रगुप्त मौर्य से क्या है, ये युद्ध होता है जिसमें घनानंद की हार होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। और इस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना होती है और नंद वंश का क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। लेकिन मौर्य वंश को पढ़ने से पहले इसी दौरान हमको कुछ विदेशी आक्रमण पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है आपसे कि भारत में सबसे पहले जो है आक्रमण किस देश के लोगों ने किया है, तो ईरानी लोगों ने किया। किसने किया है, ईरानी लोगों ने सबसे पहले आक्रमण किया है। फिर उसके बाद आते हैं यूनानी आक्रमण। तो ईरानी आक्रमण देखेंगे, एक ईरान में वंश था हखामनी वंश। क्या था आपका, हखामनी वंश। और लगभग ये जो समय है इनका, ये 558 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। कब माना जाता है, ये 558 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। हम कह सकते हैं जब वैदिक जो सभ्यता ये लगभग बिल्कुल पतन हो गया था वैदिक सभ्यता का, और जैन धर्म बौद्ध धर्म क्या धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे थे, उसी समय ईरानी लोगों का आक्रमण हुआ। कहाँ पे, भारत में। और उनमें से कौन सा वंश था, हखामनी वंश रहा। और इस वंश के जो संस्थापक कौन होते हैं, साइरस द्वितीय होते हैं। क्या होते हैं, साइरस द्वितीय होते हैं। तो भारत पे सबसे पहले किस व्यक्ति ने आक्रमण किया है, साइरस द्वितीय ने आक्रमण किया है। ये कहाँ का था, ये ईरान का रहने वाला रहा। लेकिन इसका जो आक्रमण है ये असफल हो जाता है। क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया है। वंश का नाम क्या, हखामनी वंश है। और राजा का नाम क्या है, तो साइरस द्वितीय है। लेकिन इसका जो आक्रमण है ये असफल हो जाता है। तो इसके बाद जो है डेरियस प्रथम, क्या है, डेरियस प्रथम, इसे दारा प्रथम भी कहते हैं। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम कहते हैं। और ये भी क्या होता है, ईरानी होता है। क्या होता है, ये ईरानी होता है। और इसने जो है सफलतापूर्वक जो है भारत पे आक्रमण किया। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है कि सबसे पहले किसने आक्रमण किया है, ईरानी आक्रमण हुए हैं। और सफलतापूर्वक किसने किया है, डेरियस प्रथम। और इसे क्या कहते हैं, दारा प्रथम भी कहते हैं। जबकि यहाँ पे हम देखें पहले आक्रमण किसने किया है, इस साइरस द्वितीय ने किया है। और ये किस वंश से संबंधित रहा, हखामनी वंश से संबंधित रहा। अब देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं अपने यहाँ ये खरोष्ठी लिपि, क्या पढ़ते हैं, खरोष्ठी लिपि। तो खरोष्ठी लिपि पे जो है यूनान का प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा है, सॉरी, ईरानी। तो खरोष्ठी लिपि पे जो ईरानी जो है प्रभाव पड़ा है। और ईरान की एक लिपि रही अरमाइक लिपि। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अरमाइक लिपि जो है ये किस देश से संबंधित है, ईरान से संबंधित है। कहाँ से, ईरान से संबंधित है आपकी अरमाइक लिपि। और अरमाइक लिपि का ही जो प्रभाव पड़ा किस पे पड़ा है, ये खरोष्ठी लिपि पे पड़ा। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि ईरानी आक्रमण सबसे पहले होता है, लगभग जो समय मैंने बता दिया 558 ईसा पूर्व। और वंश का नाम क्या, हखामनी वंश है। राजा कौन होता है, साइरस, ये साइरस प्रथम होता है। और साइरस द्वितीय होता है। और ये जो आक्रमण होता है ये आपका क्या होता है, असफल होता है। क्या होता है, असफल होता है। अब इसके बाद सफलतापूर्वक जो आक्रमण है ये जो किया गया डेरियस प्रथम के द्वारा। और डेरियस को ही दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा, नंदवंश पढ़ा, फिर ईरानी आक्रमण पढ़ा। अब हम लोग आते हैं यूनानी आक्रमण में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, यूनानी आक्रमण में आते हैं।
तो यहाँ हम देखेंगे कि सिकंदर महान, तो यूनानी जो आक्रमण है किसने किया है? सिकंदर महान ने 326 बीसी में किया। कब किया है? 326 बीसी में किया है। तो कहानी यहाँ से होती है, इसके पिता का नाम है फिलिप द्वितीय। क्या है? फिलिप द्वितीय। तो फिलिप द्वितीय जो है ये सिकंदर महान के पिताजी होते हैं और ये जो है मकदूनिया के शासक बनते हैं 359 बीसी में। कब बनते हैं? 359 बीसी में जो फिलिप द्वितीय क्या है, ये मकदूनिया के शासक बनते हैं और 329 बीसी में इनकी हत्या हो जाती है। फिलिप द्वितीय की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो यूनानी आक्रमण जो करने वाला व्यक्ति रहा है उसका नाम क्या है? सिकंदर महान रहा है। ये कहाँ का निवासी था? मकदूनिया का। इसे मेसिडोनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसिडोनिया भी कहते हैं। और इनके पिताजी का नाम था, क्या नाम था? फिलिप द्वितीय रहा है। और फिलिप द्वितीय जो मेसिडोनिया के राजा कब बनते हैं? 359 ईसा पूर्व में बनते हैं। और इनकी जो हत्या हो जाती है 329 ये ईसा पूर्व में हो जाती है। अब देखिएगा सिकंदर महान जो है इनके गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। तो ये भी बहुत पूछा जाता है कि सिकंदर महान के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु रहा है। और अरस्तु से शिक्षा दीक्षा लेकर आज्ञा लेकर सिकंदर महान विश्व विजेता बनने के लिए निकल पड़ा और ये लड़ते लड़ते कहाँ पे आ गया? भारत की तरफ आ गया। अब ये जब भारत पे आता है तो भारत पे आक्रमण कब करता है? 326 ईसा पूर्व में। और ये जो आक्रमण करता है इसका जो पहला आक्रमण होता है आंभी, और आंभी होते हैं आपके तक्षशिला के राजा। तो जब ये तक्षशिला के राजा जो होते हैं आंभी होते हैं और इनके ऊपर जो है सिकंदर महान ने क्या आक्रमण किया, तो ये आंभी जो डर गए थे और डर के कारण क्या है, इन्होंने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया है? आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण। तो इससे जो क्या कहते हैं सिकंदर महान क्या क्या इससे खुश होकर इससे कुछ नहीं करते, जिसका जो राजपाट है उसको दिए रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था उस समय जो है भारत का जो पहला आपका शासक होता है, जो पहला स्थान होता है, जैसे हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो यहाँ पे जैसे हम कह दें यहाँ पे आपका तक्ष है, तो यहीं पे क्या आक्रमण किया और यहाँ पे तक्षशिला है और यहाँ का राजा कौन होता है? ये आंधी होता है। आंधी जो है ये लड़ना पसंद नहीं करता है, इसने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर का क्या है? ये स्वागत किया। अब धीरे धीरे जो है ये सिकंदर भारत की ओर बढ़ने लगा और फिर जो है यहाँ पे आ जाता है आपका ये पंजाब आ जाता है। क्या जाता है? पंजाब। और यहाँ का शासक होता है पोरस। क्या होता है? पोरस होता है। कौन होता है? ये पोरस होता है। ये आपको याद रखना है। तो ये एरिया जो आपका क्या कहते हैं चिनाव और रावी नदी के आसपास का जो एरिया रहा, यहाँ का राजा होता है पोरस। क्या होता है? ये पोरस होता है। और मुख्य रूप से जो यहाँ नदी होती है झेलम नदी होती है। क्या होती है? झेलम नदी। जैसे झेलम नदी के पास ये आता है कौन? सिकंदर महान आता है। तो इसका युद्ध होता है पोरस से होता है। किससे होता है? ये पोरस से होता है। ये आपको याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे झेलम है, वितस्ता है, हाइडेस्पीज है। तो झेलम का जो पुराना नाम क्या है? वितस्ता नदी। क्या नाम है? वितस्ता नदी है। और वर्तमान नाम क्या है? झेलम नदी। और झेलम नदी को जो यूनानी भाषा में क्या कहा गया है? हाइडेस्पीज। क्या कहा गया? हाइडेस्पीज। तो इसको 3 नाम आपको याद रखिएगा। तो जो झेलम नदी के किनारे जो युद्ध होता है सिकंदर महान और पोरस के बीच, उस युद्ध का नाम है झेलम का युद्ध। इसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं, इसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहते हैं। और हाइडेस्पीज जो है ये आपका यूनान में कहा जाता है। और इस युद्ध में जो यहाँ का जो राजा होता है ये पोरस होता है। कौन होता है? पोरस होता है। और इससे जो है भयंकर युद्ध होता है। क्या होता है? भयंकर युद्ध होता है। और एट लास्ट क्या होता है? पोरस की हार होती है और सिकंदर की क्या है? जीत होती है। अब सिकंदर जो है ये जीत तो जाता है लेकिन पोरस से काफ़ी प्रभावित होता है कि ये छोटा सा राजा है, छोटा सा साम्राज्य है और फिर भी इसने बहादुरी से लड़ा है। तो सिकंदर करता क्या, इसका जो राजपाट होता है ये फिर से लौटा देता पोरस को और इसके सहयोग से ये भारत की ओर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद यहाँ पे आती है आपकी क्या है? ब्यास नदी आती है। क्या आती है? ब्यास नदी आती है। जब ब्यास नदी के पास आती है तो सिकंदर की सेना जो है ये ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है।
तो यहाँ पे कई इतिहासकार हैं, अपना अपना विचार बनाते हैं कि ये बताते हैं कि ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, पहला कारण ये है। और दूसरा कारण ये है कि सिकंदर महान जो है यूनान के रास्ते से भारत में आया, काफ़ी समय बीत गया युद्ध लड़ते-लड़ते, तो उनके जो सैनिक हैं, सेनापति हैं, वो सब थक चुके थे, वो सब क्या है अपने घर की ओर जाना चाहते थे। लेकिन जो मोस्टली आपके इतिहासकार क्या मानते हैं कि ब्यास नदी को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जो है शासक कौन था? ये मगध का शासक था। क्या था? मगध का शासक। और मगध का शासक कौन था? ये घनानंद रहा। कौन रहा है? वो घनानंद रहा है। और उस टाइम जो घनानंद था अपने क्रूर शासन के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि जब घनानंद जो है अब उसका जो पुरोहित रहा चाणक्य कौटिल्य को अपने दरबार से बेइज्जती करके निकाल दिया, तो आप समझ सकते हैं कि एक पुरोहित को क्या है वो बेइज्जती करके निकाल सकता है, तो जो दुश्मन होंगे, जो अन्य व्यक्ति होंगे, उनके प्रति उसका रवैया कैसा रहा होगा। तो इसीलिए क्या किया है कि यहाँ पे जब सैनिक रही है, तो मगध की जो सेना थी ये काफ़ी शक्तिशाली थी। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि सिकंदर की सेना जो है ये मगध के जो साम्राज्य हैं घनानंद, उससे डर गए और उसने निर्णय ले लिया कि हम लोग यहीं से क्या है वापस लौट जाएंगे। तो इस प्रकार से सिकंदर की सेना जो है एक प्रकार से कह सकते हैं मगध की सेना से या घनानंद से डर कर जो है ये वापस हो जाती है, कहाँ पे? ये चले जाते हैं। अब उसके बाद ये जाते हुए तो जाते हैं, लेकिन जब पोरस का युद्ध हुआ था तो पोरस के युद्ध के बाद जो है ये वहाँ पे विजय प्राप्त किए थे, तो उसी विजय के उपलक्ष्य में इसने निकैया एक शहर बसाया। क्या बसाया है? निकैया एक शहर बसाया। क्वेश्चन पूछेगा सिकंदर महान ने जब भारत पे विजय किया है तो उस विजय के उपलक्ष्य में जो है निकैया शहर बसाया। क्या बसाया है? निकैया शहर बसाया है। जैसे आप लोग पढ़ेंगे कि मुगल वंश में पढ़ेंगे, जब मुगल वंश ने जो है मुगल वंश के राजा अकबर गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाते हैं? बुलंद दरवाजा बनवाते हैं। ये आपको याद रखना है कि मुगल वंश के जो राजा होते हैं अकबर, तो ये गुजरात पे अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद वहाँ जीत जाते हैं। तो इसी खुशी में आगरा के पास क्या है एक आपका ये फतेहपुर सीकरी है, और फतेहपुर सीकरी में ही जो क्या कहते हैं अकबर ने क्या किया है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया है। और तो ठीक उसी प्रकार जो सिकंदर महान रहा है जब भारत पे आक्रमण करता है, जीत जाता है, तो इस जीत की खुशी में जो है एक नगर की स्थापना करवाता है, और उस नगर का नाम क्या होता है? निकैया शहर। क्या होता है? निकैया शहर होता है। आगे हम देखेंगे दूसरा पॉइंट बाउकेफला। तो ये एक दूसरा आपका शहर है बाउकेफला होता है। तो इसको भी बसाया जाता है सिकंदर महान के द्वारा। जब ये पोरस से युद्ध हुआ था तो सिकंदर महान का एक घोड़ा था, बहुत ही उसका प्रिय घोड़ा रहा है। उस घोड़े का नाम था बाउकेफला। क्या रहा है? बाउकेफला। तो अपने प्रिय घोड़े के नाम पर ही इसने क्या किया है? बाउकेफला शहर को बसाया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिकंदर महान की जो मृत्यु है ये 323 ईसा पूर्व में जो हो गई, कहाँ पे हुई है? ये बेबीलोन में हुई। कहाँ पे हुई है? ये बेबीलोन में हुई है। ये भी आपको याद रखना है। अब इनसे भी इम्पोर्टेंट ये है कि सिकंदर के साथ आने वाले जो व्यक्ति रहे हैं उनको आपको याद रखना है। निर्याकस ये था जल सेनापति। क्या था ये? जल सेनापति। ये भी एक सेनापति था। ये क्या था आपका? ये भी एक सेनापति था। और ये दोनों जो है ये लेखक रहे। क्या रहे आपके? ये लेखक रहे। ये चीजें आपको याद रखना है, सिकंदर के साथ आने वाले जो है ये व्यक्ति हैं। तो सिकंदर के साथ जो आने वाले व्यक्ति रहे निर्याकस रहे हैं, सेल्यूकस निकेटर रहे हैं, ऑनेसिक्रिटस रहे हैं और अरिस्टोब्यूलस। तो निर्याकस जो ये जल सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर, इसका पूरा नाम लिख लेना, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। और ये वही आपके सेल्यूकस निकेटर हैं जिनका युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, और लास्ट में क्या होता है? सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी पुत्री का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। और इसका ही एक राजदूत होता है मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज को जो है सेल्यूकस निकेटर अपने दामाद चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ राजदूत के रूप में भेज देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ ही रहकर मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। ये बहुत पूछा जाता है, हम लोग कल पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में कि इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो मेगस्थनीज ने किया है। और ये किसके यहाँ रहते थे? ये सेल्यूकस निकेटर के यहाँ रहते थे। लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया है
तो मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ भेज देते हैं और वहीं पे रहकर इंडिका नामक पुस्तक की रचना करते हैं। और हम देखेंगे तीसरा नाम है आनेस सिक्रेटस, तो आनेस सिक्रेटस है, और चौथे नाम है आपके अरिस्टोब्यूलस। ये दोनों जो क्या है, ये सिकंदर महान के साथ भारत में आए थे और इनका कार्य ही था कि इनके जो सिकंदर महान थे इनकी विजय गाथाओं का जो लेख करना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि नंदवंश को पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा ईरानी आक्रमण पढ़ा, और फिर क्या पढ़ा है, यूनानी आक्रमण। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है और कल से हम लोग शुरू कर देंगे हैं मौर्य वंश। क्या शुरू कर देंगे, मौर्य वंश। और मौर्य वंश जो है बड़ा चैप्टर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और इसमें जो है पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे फिर धीरे धीरे क्या शुंग वंश में आ जाएंगे, और फिर से हम कुषाण के बाद कहाँ जाएंगे, गुप्त डायनेस्टी में आ जाएंगे। तो प्राचीन इतिहास लगभग जो है अभी 8 से 10 लेक्चर में ये आपका खत्म हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज आपको बताना है कि भारत में पहली बार जो है ये पशुओं की गणना कब की गई। भारत में पहली बार पशुओं की गणना कब की गई है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।